इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, उस पर जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज उसका आखिरी एपिसोड है। जाहिर है कई सवालों के ऑथेंटिक जवाब अभी आपको देने हैं। मसलन चीन से मिली जो हार थी उसकी असली वजह क्या थी, कोई एक वजह थी या बहुत सारी वजहें थी। भारतीय सेना को क्यों चीनियों के सामने पीछे हटना पड़ा था, इस सवाल का जवाब भी ढूंढना है, क्योंकि भाई आखिरी वीडियो है तो इसमें सब कुछ देना पड़ेगा आपको। ये हार पॉलिटिकल फेल्योर थी या फिर मिलिट्री फेल्योर थी। पॉलिटिकल फेल्योर का मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या वो फेल हुए या मिलिट्री फेल हुई थी, या दोनों ही दोषी थे। भारत के माथे पर हार का दाग लगाने के लिए जिम्मेदार कौन कौन लोग थे, यानी एक तरह से उस बड़ी हार के मुजरिम कौन कौन थे और क्यों थे। इन सारे सवालों के ऑथेंटिक जवाब आज आपको इस एपिसोड में मिलेगा। 60 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन 1962 में चीन के हाथों मिली हार का जख्म बिल्कुल हरा है। दोस्ती के नाम पर मिले धोखे का घाव नहीं भरा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि चीन ने भारत की पीठ में खंजर घोंपा था। लड़ाई में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन 1962 में भारत की जिस तरह से हार हुई उसकी वजहें तो हमारी थीं, गलतियां हमारी थीं। वो गलतियां जिसकी वजह से भारत की 32,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर आज भी चीन का कब्जा है। इतिहास के पन्नों से सच की तलाश करने का हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाएं, उसे भला बुरा कहें या उंगली सीधी किसी एजेंडे के तहत उठाएं, बल्कि इस पड़ताल का मकसद ये है कि उन गलतियों से सबक सीखकर हम अपने देश भारत को 1962 जैसे घाव से बचा सकें। उन किरदारों की बात करने से पहले ब्रिगेडियर जॉन परशुराम दलवी और उनकी किताब का जिक्र करना बहुत जरूरी है। 1962 की लड़ाई लड़ने वाले और 7 महीने तक चीन में प्रिजनर्स ऑफ वॉर रहने वाले ब्रिगेडियर जॉन परशुराम दलवी ने इस लड़ाई पर 1969 में एक किताब लिखी थी। नाम था हिमालयन ब्लंडर। 1962 की लड़ाई और भारत चीन के बनते बिगड़ते रिलेशनशिप पर यह बेहद ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। अपनी किताब में जॉन दलवी ने लिखा है कि यह एक नेशनल फेल्योर था जिसमें हर हिंदुस्तानी दोषी था। यह लड़ाई के हायर डायरेक्शन में फेल्योर था, यह विपक्ष का फेल्योर था, यह जनरल स्टाफ का फेल्योर था जिसमें मैं भी शामिल हूं। यह पब्लिक ओपिनियन का फेल्योर था, यह मीडिया का फेल्योर था और भारत सरकार के लिए हर लिहाज से एक हिमालयन ब्लंडर था। चीन से मिली ये बहुत बड़ी हार थी। इस हार ने इंडियन डिफेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फॉरेन पॉलिसी की पोल खोल कर रख दी थी। इस हार के बाद से ही भारत ने अपने डिफेंस को नए सिरे से मजबूत करना शुरू किया। हार के ठीक बाद से ही इसके जिम्मेदारों की तलाश शुरू कर दी गई कि भाई कौन कौन जिम्मेदार हैं इस हार के लिए, जिसमें सबसे पहला नाम था तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का, जिन्हें हमने हार के जो किरदार हैं उनमें उनका नंबर सबसे पहला रखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लिए गुटनिरपेक्ष यानी नॉन अलायंड का रास्ता चुना। भारत जब आजाद हुआ था तब तक दुनिया 2 धड़ों में बंट चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स था जिसके साथ वेस्टर्न कंट्रीज थी, तो दूसरी तरफ यूएसएसआर था। लेफ्ट माइंडसेट की वजह से चाइना भी यूएसएसआर के साथ ही खड़ा रहता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत पर यह दबाव था कि वो इन दोनों में से किसी एक के साथ हो ले, लेकिन हमने अलग रास्ता चुना, गुटनिरपेक्ष रहने का फैसला किया। आज भी हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई खास चेंज नहीं आया है। हम अपने बेनिफिट्स के हिसाब से इंटरनेशनल इश्यूज को हैंडल करते हैं और इसके पीछे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। फॉरेन मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी उनके पास ही था। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के बाद भी भारत वर्ल्ड फोरम पर अपनी जगह बना रहा था, लेकिन इसी बीच नेहरू की इस फॉरेन डिप्लोमेसी में ऐसी चूक हुई जिसका खामियाजा देश ने न केवल 1962 में भुगता, बल्कि आज भी उसका दर्द हमें साल रहा है। नेहरू ने चीन को लेकर एक के बाद एक ऐसी गलतियां की जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता।
हिस्टोरिकल फैक्ट्स और रिसर्च पर गौर करें तो यह बात 16 आने सच भी है। एक प्रधानमंत्री होने के तौर पर चीन को लेकर उनकी अदूरदर्शिता, सेना को लेकर उनका रवैया, सेना में पॉलिटिकल पोस्टिंग्स उनकी बड़ी गलतियों में शामिल हैं। पंडित नेहरू की पहली गलती थी चीन पर आंख बंद कर भरोसा करना। चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट तब भी कोई नया नहीं था। 1914 में ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के साथ शिमला कन्वेंशन में एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन चीन ने उस अग्रीमेंट पर साइन नहीं किया था। तब इंडिया के बॉर्डर चाइना से डायरेक्टली नहीं मिलते थे। तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन था, लेकिन चीन ने 1949 में तिब्बत पर हमला कर दिया। 9 सितंबर 1951 को तिब्बत पर चीन का पूरी तरह से कब्जा हो गया। कब्जा तिब्बत पर हुआ था, लेकिन अब खतरा इंडिया पर था। पहले चीन की सीमा भारत से नहीं मिलती थी, लेकिन अब पूरे हिमालयन रेंज में भारत के बॉर्डर तक चीन पहुंच चुका था। भारत में भी सरदार पटेल समेत कई नेताओं ने नेहरू का ध्यान चीन के खतरे की तरफ खींचने की कोशिश की थी, लेकिन नेहरू नहीं माने। उन्हें इस बात का पक्का यकीन था कि चीन कभी भारत पर अटैक नहीं करेगा। 1954 में पंचशील एग्रीमेंट के बाद उनका यह मुगालता और ज्यादा बढ़ गया। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इसे पंडित नेहरू की सबसे बड़ी गलती करार दी है। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे वो अपने आप को वर्ल्ड लीडर मानते थे और थे भी एक मायने से, और वो ये मानते थे कि अभी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है और लोग लड़ाई से ऊब गए हैं और लड़ाई बिल्कुल कोई विकल्प नहीं है, और उनको ये लगता था कि वो अपनी डिप्लोमेसी से, दोस्ती से और प्यार मोहब्बत से चीनियों को मना लेंगे। जब नेहरू साहब पीकिंग गए, उस समय बीजिंग का नाम पीकिंग था, तो जिस तरीके से उनका वहां इस्तकबाल हुआ उसको देखकर वो इतना खुश हुए, और जब वो वापस हिंदुस्तान आए उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि चीनी जो है वो बहुत ही प्रो इंडिया है और वो इंडिया के खिलाफ कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि दोस्ती में दरार आए। इंडियन आर्मी, इंटेलिजेंस, अपोजिशन, यहां तक कि कांग्रेस के भी कई नेता नेहरू को चीन के थ्रेट के बारे में आगाह कर रहे थे। खुद होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 7 नवंबर 1950 को ही नेहरू को चीन के बढ़ते खतरे और तिब्बत पर कब्जे को लेकर आगाह किया था। सरदार पटेल की यह चिट्ठी पब्लिक डोमेन में है, आप इंटरनेट पर इसे चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया है। लेकिन नेहरू जी ने तो जैसे आंखें बंद कर ली थी। जब दबाव बढ़ने लगा तो नेहरू को मजबूरन कुछ एक्शन लेना पड़ा। हिमालयन ब्लंडर में ब्रिगेडियर जॉन दलवी ने लिखा है कि 1952 में जनरल कुलवंत सिंह को नॉर्दर्न बॉर्डर पर थ्रेट को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। इस रिपोर्ट में उन्होंने चीन की तरफ से खतरे की आशंका जताते हुए बॉर्डर पर आर्मी सेटअप मजबूत करने की सिफारिश की थी, लेकिन इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 17 मार्च 1960 को ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर लखनऊ में जनरल थोराट ने एक एक्सरसाइज की थी। इसे नाम दिया गया था एक्सरसाइज लाल किला। इसमें चीन की तरफ से हमले को लेकर पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट को भी दरकिनार कर दिया गया। इसको थोराट प्लान भी कहते हैं। लखनऊ के अंदर वॉर गेम हुआ था जिसके अंदर बिल्कुल क्लियरली ये उनको समझा दिया गया था कि किस तरीके से ये चाइनीज के साथ अगर युद्ध होता है तो कैसे कार्रवाई होगी और इंडिया की पोजीशन क्या होगी। इनफैक्ट दिलचस्प बात यह है कि इस वॉर गेम के नतीजे जो 1960 के आसपास या 59 के आसपास जो निकले थे, एग्जैक्टली हूबहू वही नतीजा 62 की लड़ाई के बाद निकला और बिल्कुल उसी तरीके से निकला जैसा इस लखनऊ वाले वॉर गेम में प्रेडिक्ट किया गया था। कुछ ऐसी ही बातें क्लाउड अर्पी ने भी इंडियन डिफेंस रिव्यू के अपने आर्टिकल में लिखी थी। उनके मुताबिक जनरल कुलवंत सिंह बॉर्डर डिफेंस कमेटी को लीड कर रहे थे और उन्होंने चीन के खतरे को देखते हुए कई रिकमेंडेशंस दी थी, लेकिन उन पर बहुत ही कम काम किया गया। नेहरू हमेशा ये कहते थे कि मुझे नहीं लगता कि हमें इस सिचुएशन को बहुत डरावने तौर पर देखना चाहिए। हमने अभी क्लाउड अर्पी का जिक्र किया, आपको उनका परिचय देते हैं। क्लाउड अर्पी एक फ्रेंच बॉर्न जर्नलिस्ट, ऑथर, हिस्टोरियन और तिब्बतोलॉजिस्ट हैं। यंग एज से ही अर्पी जो हैं वो भारत में रहने लगे थे। इंडो चाइना बॉर्डर और डिस्प्यूट पर उनकी बड़ी ज़्यादा रिसर्च है। उन्होंने भारत और चीन के संबंधों, 1962 वॉर और तिब्बत पर कई किताबें भी लिखी हैं।
उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप को समझने में कहां गलती हुई थी। क्लाउड अर्पी की किताब द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट तिब्बत में लिखा है कि कैसे पीएम नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर मेनन ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। बात 1957 की शुरुआत की है। अक्साई चिन में चीन की घुसपैठ की खबरें आने लगी थी। कुमाऊं रेजिमेंट ने एक डेंजरस सीक्रेट मिशन शुरू किया। तय किया गया कि अक्साई चिन में उन इलाकों में जाकर हकीकत का पता लगाया जाएगा, लेकिन इस बात का भी डर था कि पीएलए उन पर अटैक ना कर दे या फिर उन्हें कैप्चर न कर ले। इसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट के कोर ऑफ इंजीनियर के लेफ्टिनेंट कर्नल आरएस बसेरा और हवलदार दीवान सिंह को भेजने का फैसला किया गया। दोनों जांबाजों ने लद्दाख के याक चरवाहों का भेष बना लिया और चरवाहों के झुंड में शामिल हो गए। जब वो अक्साई चिन इलाके में पहुंचे तो चीनी सेना की मौजूदगी देखकर हैरान रह गए। वहां उन्होंने भारतीय इलाके में बनाई गई सड़क भी देखी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई तो उन्होंने यह कहकर इस रिपोर्ट पर सवाल उठा दिया कि सड़क की लोकेशन शायद भारतीय इलाके में नहीं है। कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन का भी था, पर उनकी शायद वाली सोच कितनी बड़ी गलती थी, इसका खुलासा खुद पंडित नेहरू ने हमारी संसद में कबूल किया था। ठीक 2 साल बाद पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में कबूल किया कि चीन ने भारतीय इलाके यानी अक्साई चिन में सड़क बना ली है। कितना सरप्राइजिंग है ना। कोई पीएम और डिफेंस मिनिस्टर ऐसा कैसे कर सकता है? इससे तो यही लगता है कि नेहरू चीन की तरफ से बढ़ते खतरे को देखना चाहते ही नहीं थे। नेहरू के सामने 1950 से ही कई बार चीन के साथ बॉर्डर को लेकर बातचीत करने का मौका था, लेकिन उन्होंने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पंडित नेहरू की अगली गलती थी फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर को ना रखना। वीके कृष्ण मेनन डिफेंस मिनिस्टर थे, लेकिन वो यूएन में इंडिया के इन्वॉय भी थे। वो साल के 4-5 महीने देश से बाहर ही रहते थे। पंडित नेहरू की यह बहुत बड़ी गलती थी कि एक डिफेंस मिनिस्टर को उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री से जुड़ी जिम्मेदारियां भी सौंप दी थी। Krishna Menon spent far too much time outside India as defense minister than in India. He was also our envoy to the UN. So that means for almost 3.5 to 4 months a year, he was away in New York. So when the Chinese were building all these forward posts in Ladakh and all the other places, our defense minister was making stirring speeches in the United Nations. Now, you need a full-time defense minister. India didn't have a full-time defense minister, I'm afraid, from 57 to 62. And that was a mistake that Mr. Nehru made in not having a full-time defense minister. पंडित नेहरू ने न सिर्फ चीन के खतरे पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि इंडियन आर्मी को कमजोर भी रखा। नेहरू आजादी के फौरन बाद कश्मीर में पाकिस्तान से लड़ाई लड़ चुके थे। कश्मीर का बड़ा हिस्सा तो उन्होंने पा लिया था, लेकिन एक हिस्सा खो चुके थे। उन्हें तभी यह समझ जाना चाहिए था कि गांधी के इस देश को भी अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत सेना की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नेहरू इस बात को नहीं समझ सके। कहा जाता है कि वो इस हक में नहीं थे कि इंडिया को डिफेंस के लिए आर्मी की जरूरत है। इसके साथ ही उन्हें यह भी डर था कि पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी आर्मी कू ना कर दे। नेहरू की यही सोच भारत पर भारी पड़ गई। 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भागकर इंडिया आ गए। पंडित नेहरू ने मसूरी में उनसे मुलाकात की और फिर उन्हें इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम यानी राजनैतिक शरण देने का फैसला कर लिया गया। इससे चीन और चिढ़ गया। चीन के टॉप लीडर माओ त्से-तुंग भारत के इस कदम से भड़क उठे। अब चीन और ज्यादा अग्रेसिव हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी नेहरू नहीं संभले। ब्रिगेडियर जॉन परशुराम दलवी ने अपनी किताब हिमालयन ब्लंडर में लिखा है कि 1959 में चीन ने भारत के 50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर अपना दावा ठोक दिया। भारतीय सरकार ने पहली बार 1961 में चीनी सीमा पर लिमिटेड डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की बात कही। नेहरू तब भी यही कहते रहे कि मुझे नहीं लगता कि चीन भारत पर हमला करेगा। नतीजा यह हुआ कि आर्मी को किसी भी तरह से तैयार नहीं किया गया। न हथियार मंगाए गए, न वॉर की ट्रेनिंग हुई, न रास्ते बनाए गए और न ही जवानों को ठंड में लड़ने के लिए गर्म कपड़े ही मुहैया कराए गए। War was lost by Mr. Nehru, started and lost. He relied on diplomacy and neglected the armed forces. Can you imagine? We didn't even have woolen clothing when we were pushed into the hills. अभी ये सोच कर ही हैरानी होती है कि आखिर इतने विजनरी लीडर नेहरू चीन को लेकर ब्लंडर पर ब्लंडर कैसे कर सकते थे। कोई तर्क,
कोई दलील उनकी इन जो गलतियां थी उनको कम नहीं कर सकती। नेहरू इतने पर भी नहीं रुके। एक तरफ तो चीन लगातार अग्रेसिव होकर आगे बढ़ रहा था, लड़ाई के बादल मंडराने लगे थे। दूसरी तरफ नेहरू और उनके डिफेंस मिनिस्टर एक अलग ही गेम में बिजी थे। पंडित नेहरू की अगली गलती थी आर्मी में पॉलिटिकल पोस्टिंग। जैसे जैसे भारत युद्ध के नजदीक पहुंच रहा था, वैसे वैसे नेहरू एक पर एक ऐसी गलतियां किए जा रहे थे जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना था। डिफेंस को लेकर नेहरू गवर्नमेंट की सीरियसनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बीच खुलेआम टसल चल रही थी। मेनन डिफेंस मिनिस्ट्री संभालने के बजाय आर्मी के इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी कर रहे थे। इससे दोनों के बीच का तनाव और बढ़ गया। 1959 में जब मेनन ने आर्मी में पॉलिटिकल पोस्टिंग्स और आउट ऑफ द टर्म प्रमोशंस किए तो यह डिस्प्यूट हाइट पर आ गया। आर्मी चीफ जनरल थिमाया ने रिजाइन कर दिया। ब्रिगेडियर जॉन दलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब जनरल थिमाया ने नेहरू को रेजिग्नेशन सौंपा तो नेहरू ने मामले को संभालने के बजाय मेनन का सपोर्ट किया और थिमाया के इस्तीफे को टेम्परामेंटल डिफरेंसेस करार दिया। इससे आर्मी और सरकार के बीच एक डिफरेंस पैदा हो गया। वो कौन लोग थे जिनका मेनन ने आउट ऑफ द टर्म प्रमोशन किया था, इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले पंडित नेहरू की इस एक और बड़ी गलती की बात करते हैं जिसने लड़ाई की शुरुआत कर दी थी, और यह गलती थी बॉर्डर पर आर्मी की फॉरवर्ड पोस्टिंग। पंडित नेहरू ने ऑर्डर दिया कि इंडियन आर्मी की टुकड़ी टेरिटरी के बिल्कुल पास अपनी पोस्ट बनाए ताकि चीन को पता चले कि यह भारतीय इलाका है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। चीन ने भारत पर उसके इलाके में घुसपैठ का आरोप लगाया और अटैक कर दिया। यहां तक पंडित नेहरू की गलतियां आपने समझ ली। मैंने इसके लिए आपको सबूत भी दिए। हर एक बात, हर एक फैक्ट मैंने इतिहास से निकाल कर ही आपके सामने पेश किया है। इन सारी गलतियों में एक गलती ऐसी थी जिस पर आज भी बहुत ज्यादा चर्चाएं होती हैं। आज भी वो चर्चा जारी है। 1962 से आज तक हर भारतवासी के मन में पंडित नेहरू की उस गलती पर सवाल उठता है। वो गलती थी चीन के साथ लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल ना करने की। चीन के साथ जंग में एयरफोर्स का इस्तेमाल न करना भारत का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फेल्योर माना जाता है। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह बताते हैं कि अगर तब एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया होता तो चीन की आर्मी पूरी तरह तबाह हो सकती थी। हिंदुस्तान की एयरफोर्स काफी उन्नत थी एज कंपेयर टू द चाइनीज एयरफोर्स। चाइना के पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि तिब्बतियन पठार से वो टेक ऑफ करके और इंडियन आर्मी के ऊपर हमला कर सकते थे, क्योंकि रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है। तो वहाँ रेरिफाइड एटमॉस्फेयर हाई एल्टीट्यूड में टेक ऑफ करना, और एक तो होता है बगैर किसी वेट के टेक ऑफ करना, एक वजन के साथ यानी कि बम्बों के साथ टेक ऑफ करना, इसमें फर्क है। तो वो किसी भी हालत में उस समय के जो चाइनीज फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो काबिल नहीं थे। पंडित नेहरू 1962 की हार के सबसे बड़े किरदार थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे जो इस हार के लिए जिम्मेदार थे। इसके लिए अगर पंडित नेहरू के बाद किसी और को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वो थे तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन। मेनन साहब पंडित नेहरू के बेहद करीबी थे। चीन से हुई लड़ाई में बतौर रक्षा मंत्री उनका भी फेल्योर था। इसलिए हमने इस वीडियो में उन्हें हार का किरदार नंबर 2 बनाया है। वीके कृष्ण मेनन 1957 से 1962 तक देश के डिफेंस मिनिस्टर थे। मेनन ही वो डिफेंस मिनिस्टर थे जिन्हें इंडिया के लिए सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लाने का श्रेय दिया जाता है। डिफेंस में मेक इन इंडिया का क्रेडिट भी मेनन के नाम है। 60s में मेनन ने यूएसएसआर से इसी शर्त पर मिग एयरक्राफ्ट खरीदने की डील की थी कि उसे इंडिया में बनाया जाएगा। 1958 में उनके ही रिजिम में डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, जिसने अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, आकाश जैसे मिसाइलें, एलसीए तेजस, अर्जुन टैंक समेत सैकड़ों डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाकर भारत को सामरिक रूप से बहुत मजबूत किया है। मेनन ने ही देश भर में सैनिक स्कूल खोलने की शुरुआत की थी। इतनी उपलब्धियों के बाद भी मेनन देश के सबसे नाकाम डिफेंस मिनिस्टर माने जाते हैं, और उसकी वजह है 1962 में मिली हार। मेनन के बारे में यह कहा जाता है कि वो बहुत ही अड़ियल, अक्खड़ और तुनक मिजाज थे। इसका नतीजा यह होता था कि अक्सर उनके रिश्ते लोगों के साथ खराब रहते थे। आर्मी जनरल्स के साथ भी उनका रवैया कुछ ऐसा ही रहता था। नतीजा यह हुआ
कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से एक बार उनकी ठनी तो जब तक आर्मी चीफ ने इस्तीफा नहीं दे दिया तब तक टशल चलती रही। लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा देश ने भुगता। आर्मी के ढांचे से खिलवाड़ करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जयराम रमेश ने मेनन की बायोग्राफी लिखी है। उन्होंने मेनन और आर्मी के बीच हुए विवाद पर क्या कहा है, जरा सुनिए। He detested hierarchy. He detested any sense of discipline, which unfortunately that's what the army stands for. So to that extent, and I've said so before, and I've said it in the book, he was a wrong choice as defense minister. He would have been very good as a foreign minister. He may have been very good as an education minister. He may have been very good as a planning minister. But as defense, you need to be able to work with hierarchies. You need to be able to work with a system that is based on a clear chain of command. And clearly, Krishna Menon was not a man for that. 1959 में मेनन ने बिना आर्मी चीफ को कंसल्ट किए आर्मी में कई पॉलिटिकल पोस्टिंग्स की। इनमें सबसे बड़ा नाम था मेजर जनरल बीएम कॉल का। उन्हें ना सिर्फ आउट ऑफ द टर्म प्रमोशन देकर लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया, बल्कि उन्हें क्वार्टर मास्टर जनरल के पोस्ट पर दिल्ली बुला लिया गया। ब्रिगेडियर जॉन दलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि इस पोस्टिंग के बाद आर्मी के अंदर ही दो गुट बन गए। आर्मी में पॉलिटिकल पोस्टिंग से बवाल मच गया। अब जरा उस वक्त सेना के भीतर उपजी नाराजगी के बारे में सोचिए। आर्मी में गुटबाजी शुरू हो गई थी। आर्मी चीफ को उस वक्त कितना गुस्सा आ रहा होगा कि उनकी अपनी ही आर्मी उनके कंट्रोल में नहीं थी। यहां तक कि लीजेंडरी फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मानेकशॉ भी इसका शिकार हुए थे। एक इंटरव्यू में खुद मानेकशॉ ने बताया था कि कैसे आर्मी बंट चुकी थी। 62 में जो चाइना के साथ लड़ाई हुई, उस वक्त कृष्णा मेनन थे डिफेंस मिनिस्टर। पहली बार हिंदुस्तान में फौज के बीच में, नेवी के बीच में, एयरफोर्स के बीच में पॉलिटिकल इंटरफियरेंस किया उन्होंने और पॉलिटिकल जनरल्स बनाए, जैसे जनरल रुमराव सिंह, जनरल कॉल वगैरह। और एक तरफ वो थे, दूसरी तरफ थे जनरल तिमाया, फर्स्ट क्लास सोल्जर, जनरल शिव वर्मा, जनरल बोगी सेन, जनरल वजालिया, General myself, who said we are not political soldiers, we keep to ourselves. इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह बताते हैं कि उस समय कई आर्मी कमांडर्स मिनिस्ट्री से नजदीकी बढ़ाने में जुटे थे। उस समय की इंडियन आर्मी की स्थिति बहुत ही विचित्र थी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था और उसका नतीजा ये हुआ कि फौज के जर्नैलों में भी पॉलिटिकल राइट साइड में होने की होड़ लग गई। मेनन भी नेहरू की तरह ही डिप्लोमेसी पर यकीन करते थे। वो भी मानते थे कि चीन भारत पर हमला नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्हें डिफेंस पावर को मजबूत करने पर भी यकीन नहीं था। उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम भी पसंद नहीं थे, इसीलिए उनकी भाभा से भी नहीं बनती थी। जब कभी भी डिफेंस को मजबूत करने की बात होती तो मेनन उसे सिरे से खारिज कर देते थे। जाहिर है उन पर नेहरू का हाथ था। हालांकि मेनन की बायोग्राफी लिखने वाले जयराम रमेश बताते हैं कि मेनन 1950 से ही चीन से सीमा विवाद पर बातचीत करने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन नेहरू कैबिनेट के कई मिनिस्टर्स, अपोजिशन, यहां तक कि मीडिया भी चीन से डील के अगेंस्ट था। And it's very important to realize that Krishna Menon was the only man in India without exception, arguing from 1950 onwards that India must have a negotiated settlement on the border dispute with China. And Nehru was in sympathy with that point of view, but Parliament was against that view. The Indian media was against that view. The Indian socialists were against that view. And Nehru's own cabinet was hopelessly divided. You had Govind Vallabh Pant and S.K. Patil and Morarji Desai on one side, who said not an inch of territory should be given off to the Chinese. And therefore, Krishna Menon was a voice in the wilderness. लड़ाई के दौरान एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर कृष्ण मेनन को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। विंग कमांडर जगमोहन नाथ जग्गी देश के पहले ऐसे डिफेंस ऑफिसर थे जिन्हें 2 बार
महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। विंग कमांडर जग्गी ने अपनी जान पर खेलकर चीनी सेना के इलाके की न सिर्फ रेकी की थी, बल्कि कई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों को जमा किया। अगर उन जानकारियों पर गौर कर लिया जाता तो शायद चीन से जंग का नतीजा कुछ और ही होता। विंग कमांडर जग्गी 1962 में स्ट्रैटेजिकल रिकॉन्सिनेंस यूनिट के फ्लाइट कमांडर थे। उन्हें बॉर्डर पर उड़ान भरकर चीनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पता लगाने का टास्क मिला था। विंग कमांडर जग्गी ने उस बेहद डेंजरस टास्क को पूरा किया। उन्होंने जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी समझा, उससे एक बात तो उन्हें बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि चीन की एयरफोर्स लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने पाया कि चीन ने कई डमी प्लेन्स को अपनी एयर स्ट्रिप पर रखा हुआ था। विंग कमांडर जगमोहन जब ये सारी डिटेल लेकर डिफेंस मिनिस्टर मेनन के पास गए तो मेनन ने उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, कोई एक्ट नहीं किया। The government was complacent and even the army was complacent at that point of time, and we had enough intelligence with us that the Chinese are knocking at our door and they mean business, but in spite of that we became very complacent, and even though the government was approached that if you launch the Air Force now, the Chinese are all in the open ground of Aksai Chin and the other areas behind the Nifa, and the Air Force could pick up each and every soldier without any problem because they had no shelter where to hide, unlike if you are in the forest land. And Air Force would have been the right arm to be used at that time, and I am very confident that we would have had Aksai Chin with us today, and we would never had any problems in Nifa. क्लाउड अर्पी ने विंग कमांडर जगमोहन का इंटरव्यू लिया था, जो 2 मार्च 2019 को rediff.com पर पब्लिश हुआ था। इस इंटरव्यू में विंग कमांडर जगमोहन ने साफ कहा था कि उनकी रिपोर्ट पर नेहरू और मेनन ने यकीन ही नहीं किया था कि तिब्बत में चीनी एयरफोर्स है ही नहीं। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने तब अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया होता तो चीन कभी अक्साई चिन और नेफा की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। जरा सोचिए, एक पीएम, एक डिफेंस मिनिस्टर कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता है। मेनन जागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 7 मई 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया ताकि चीन की सीमा तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा सके। आज बीआरओ ने सभी बॉर्डर्स पर एक से बढ़कर एक सड़क बना दी है। अटल टनल जैसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली टनल बनाई है, ब्रिजेस बनाए हैं, लेकिन तब बीआरओ के पास इक्विपमेंट्स ही नहीं थे। तब बॉर्डर पर यह काम 2-4 महीनों में तो क्या, 2-4 साल में पूरा होना नामुमकिन था। राइफल फैक्ट्री के लिए भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। 1962 की हार की जब भी बात होती है तो नेहरू और मेनन पर सवाल उठाए जाते हैं, जो वाजिब भी हैं। लेकिन पंडित नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन के अलावा 1962 में मिली हार का एक बड़ा जिम्मेदार वो शख्स भी था जो बाद में देश का प्रधानमंत्री भी बना। हम बात कर रहे हैं नेहरू कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर रहे मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई इस हार के तीसरे किरदार थे। मोरारजी देसाई नेहरू कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। गांधीवादी देसाई आर्मी के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि गांधी के देश में सेना की जरूरत है ही नहीं। इसी वजह से वो डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट हमेशा कम कर देते। कई बार पीएम नेहरू को इसमें इंटरवीन करना पड़ता था। ब्रिगेडियर जॉन दलवी ने अपनी किताब हिमालयन ब्लंडर में लिखा है कि देसाई आर्मी की छोटी छोटी जरूरतों के बजट को भी रिफ्यूज कर देते थे। बजट की कमी की वजह से आर्मी को बेसिक चीजें भी नहीं मिल पा रही थी। यानी अगर ये कहें कि भारतीय फौजियों के पास ठंड से बचने वाले जूते, कपड़े और राशन नहीं थे, तो इसके जिम्मेदार नेहरू और मेनन के साथ साथ मोरारजी देसाई भी थे। Krishna Menon was defense minister, Morarji was finance minister. Every time Krishna Menon asked for more money for defense, Morarji Desai would tell him, defense? In a land of Gandhi? Do we need weapons? Do we need an army? So Krishna Menon sends him a long proposal for restructuring of the Indian army, and Morarji Desai writes to Nehru saying, this is unacceptable. Why do we need so many generals? We are committed to ahimsa. We are committed to non-violence. We are the land of Gandhi. We should not be investing so much in defense. This is a story from 58 to 1962. After the Chinese war, Krishna Menon is resigned. Krishna Menon's officers go to Morarji Desai, who is still finance minister,
to ask for money to build rifle factories. So Morarji Desai says, I've seen this proposal before. So the officer says, yes, sir, we had come to you 2 years ago for 2 factories. So Morarji Desai said, what's the problem? Have 4 factories. This is post-China. This is the post-Chinese invasion. The point I want to make is, right through the 50s, the generally politically accepted position was India should not be spending too much on defense. Because we have development, we have education, we have health. Most importantly, we are the land of Gandhi. 1962 की हार के पीछे और भी कई चेहरे थे। इनमें से 2 लोगों के नाम का जिक्र करना बेहद जरूरी है। पहला नाम था पैट्रिक ब्लैंकेट और दूसरा नाम बीएन मलिक। पैट्रिक एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक थे और नेहरू के सलाहकार थे। बीएन मलिक तब आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे। 1962 की लड़ाई के दौरान जब एयरफोर्स के इस्तेमाल की बात हुई तो इन्हीं दोनों ने नेहरू को सलाह दी थी कि एयरफोर्स का इस्तेमाल ना किया जाए। इंडियन डिफेंस रिव्यू वेबसाइट पर मई 2016 को पब्लिश फॉर्मर एयर वाइस मार्शल ए.के. तिवारी के आर्टिकल में भी इसे बताया गया है। ए.के. तिवारी ने लिखा है कि पैट्रिक ने नेहरू को सलाह दी कि एयरफोर्स के इस्तेमाल से लड़ाई और लंबी और बड़ी हो जाएगी, जो भारत के लिए सही नहीं होगा। जबकि आईबी चीफ ने तो नेहरू को यह कहकर डरा दिया कि चीन के बॉम्बर जेट्स मद्रास तक बम बरसा सकते हैं। इन दोनों की सलाह के बाद ही पंडित नेहरू ने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया, जो एक डिजास्टर साबित हुआ। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर तो फेल्योर पर हमने बात कर ली, लेकिन क्या इस फेल्योर में आर्मी का कोई रोल नहीं था? जरूर था, और यह रिटायर्ड विंग कमांडर जगमोहन की बात से भी साबित होती है। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ साथ आर्मी भी लापरवाह थी। आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर के बीच के क्लैश की हमने बात की, लेकिन यह डिस्प्यूट क्या केवल मेनन की वजह से था? नहीं, दरअसल जनरल थिमाया पर भी कई बार पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने के आरोप लगे। यहां तक कि उन्होंने एक बार ब्रिटिश हाई कमिश्नर को यह तक कह दिया था कि मेनन नेहरू का तख्ता पलटने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए हार के चौथे किरदार के तौर पर हमने जनरल थिमाया को भी रखा है। Thimaya, a hero to your father, a hero to generations of people who've been in the army. General Thimaya tells the UK High Commissioner, Malcolm MacDonald, at that time, my minister, he's plotting a coup against the Prime Minister. Can you imagine a serving army general telling the British High Commissioner that his minister is plotting a coup against the Prime Minister? Now, this is all available in his archive. ऐसी बयानबाजियों पर विवाद होना तय है, और हुआ भी वही, जिसका असर कंट्री के डिफेंस पर सीधे तौर पर पड़ा। आर्मी में जिस शख्स के प्रमोशन और पोस्टिंग पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ, वो थे लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल। कहते हैं कि जनरल थिमाया को बीएम कॉल का आउट ऑफ द टर्म प्रमोशन नागवार गुजरा था, लेकिन बीएम कॉल इस बारे में कुछ अलग ही बताते हैं। जनरल कॉल ने द अनटोल्ड स्टोरी के नाम से अपनी बायोग्राफी लिखी थी। जनरल कॉल ने लिखा है कि उन्होंने अपने प्रमोशन के बारे में जनरल थिमाया से बात की थी। तब उन्हें पता चला कि उनके प्रमोशन का फैसला डिफेंस मिनिस्टर मेनन और जनरल थिमाया ने मिलकर किया था। कॉल ने यह भी लिखा था कि जब थिमाया ने अपना इस्तीफा देने की बात कही तो कॉल ने थिमाया को भी अपना भी रेजिग्नेशन लिखकर दे दिया था। उन्होंने लिखा है कि थिमाया और मेनन की आपस में नहीं बनती थी, इसी वजह से थिमाया ने रिजाइन किया था। जनरल थिमाया के इस्तीफे की वजह वो नहीं थे। जनरल थिमाया का रेजिग्नेशन 7 मई 1961 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। 8 मई को जनरल पीएन थापर को आर्मी चीफ बनाया गया। तब तक चीन से तनाव बढ़ चुका था। बावजूद इसके थापर भी फौरन एक्टिव नहीं हुए। डिफेंस और वॉर प्रिपरेशन पर तब भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए हार के हमारे किरदारों के लिस्ट में जनरल पीएन थापर भी शामिल हैं। दिसंबर 1961 में तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन आर्मी को फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया था। नेहरू पर यह एलिगेशन है कि उनकी इसी पॉलिसी की वजह से चीन ने इंडिया पर अटैक कर दिया था, लेकिन ब्रिगेडियर जॉन दलवी ने अपनी किताब हिमालयन ब्लंडर में सवाल उठाए हैं कि क्या इस पॉलिसी के लिए आर्मी तैयार थी। आर्मी चीफ थापर और जनरल कॉल की इस पॉलिसी पर क्या राय थी? स्टेट्समैन ने 1967 में छापा था कि जनरल थापर और जनरल कॉल ने फॉरवर्ड पॉलिसी के परिणामों को लेकर कभी बात नहीं की। इससे क्या हालात पैदा हो सकते हैं, इस पर कभी डिस्कशन नहीं किया गया। यहां तक कि इन दोनों ने लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज के बारे में भी नहीं सोचा। यानी दोनों ने केवल
नेहरू की हाँ में हाँ मिला दी। जो आर्मी चीफ थे जनरल थापा, उनके पास मॉरल करेज नहीं थी टू स्टैंड अप। जब पंडित जी ने कहा चाइना आ गए तो था कि थ्रो देम आउट, उस वक्त उसने हिम्मत से नहीं कहा कि मेरी फौज अभी तैयार नहीं है, उनके पास सामान नहीं है वगैरह। उसने बस ऑर्डर मान लिया, ऑर्डर दे दिया इनको। फौज तैयार नहीं थी, कमांडर्स नालायक थे। इसलिए आर्मी जनरल्स तब भी नहीं जागे जब लड़ाई तय हो चुकी थी। आपको पता है इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के पास 303 राइफल्स थी और केवल कुछ सौ गोलियां। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आउटडेटेड हो चुके इसी हथियार के दम पर भारतीय जांबाजों ने हैवी और ऑटोमेटिक वेपन से लैस चीनी फोर्स से टक्कर ली थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि लड़ाई से काफी पहले भारतीय सरकार ने अमेरिका से ऑटोमेटिक राइफल्स इंपोर्ट की थी, लेकिन आर्मी लीडरशिप ने इनका इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं समझी। हद तो यह थी कि इन राइफल्स की पैकिंग तक नहीं खोली गई थी। नेवल मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियाई जर्नलिस्ट थे। इंडो चाइना वॉर पर उन्होंने काफी काम किया था। 1959 से वो दिल्ली में ही थे और द टाइम्स के साथ साउथ एशिया कॉरेस्पॉन्डेंट थे। उन्होंने भी अपनी किताब इंडियाज चाइना वॉर में इस बात का जिक्र किया है कि अमेरिकी ऑटोमेटिक राइफल्स को क्रेट से बाहर भी नहीं निकाला गया। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट और इंडियन आर्मी के फॉर्मर ऑफिसर कर्नल दानवीर सिंह बताते हैं कि जब तक अमेरिका से ये राइफल्स आई थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका से राइफल्स स्प्रिंगफील्ड आई थी, कैलिबर 50 की ये राइफल्स थी, बहुत ही शानदार राइफल थी, सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इनका प्रयोग हुआ था, कोरिया वॉर में इनका प्रयोग हुआ था। वो जब आई थी तो काफी लेट हो चुका था, क्योंकि देखिए हथियार नया आया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, उसकी ट्रेनिंग होनी है और उसकी लॉजिस्टिक चेन बनानी पड़ेगी, रिपेयर की सुविधा रखनी पड़ेगी, आपको उसका एमिनिशन बनाना पड़ेगा। तो वो उस सब की तैयारी का समय नहीं था और यही कारण था कि इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। यस, क्योंकि ये उन्नत किस्म का हथियार था, इन्फेंट्री के लिए बहुत फायदेमंद होता अगर इसका सही समय पर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता फौज में और फौज को पर्याप्त ट्रेनिंग दी जाती। मार्च 2011 में इंडियन डिफेंस रिव्यू में इंडियन आर्मी आफ्टर इंडिपेंडेंस नाम की किताब लिखने वाले मेजर केसी प्रवल का आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत कई देशों से ऑटोमेटिक राइफल्स, मोटार्स, रेडियो सेट, रिकॉयलेस गन्स और दूसरे सामान नवंबर के पहले हफ्ते में पहुंचना शुरू हुए, जबकि लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। उन्होंने लिखा कि सेला में 4 डिवीजन को अमेरिकी ऑटोमेटिक राइफल्स और मोटार का कंसाइनमेंट मिला भी था, लेकिन उसकी पैकिंग नहीं खोली गई। प्रबल लिखते हैं कि हो सकता है कि उन हथियारों का गोला बारूद उन तक नहीं पहुंचा हो। यह हथियार चीनी फौज ने जब्त कर लिए थे। अब बात करते हैं वॉर कमांडर की, उस जनरल की जिसे चीन से निपटने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्हें आउट ऑफ द टर्म प्रमोशन दिया गया, जिससे आर्मी में बवाल हुआ, गुटबाजी हुई, आर्मी आपस में ही बट गई। जी हां, लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल। हार के किरदारों की लिस्ट इनके नाम के बगैर पूरी नहीं हो सकती थी। BM कॉल की तैनाती मेनन का सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। कॉल आर्मी जनरल तो थे, लेकिन उन्हें एक भी वॉर का एक्सपीरियंस नहीं था। उन्हें वॉर कमांडर बना तो दिया गया, लेकिन अनएक्सपीरियंस कॉल सही वॉर प्लान नहीं बना पाए। उन्हें ग्राउंड का कोई अनुभव नहीं था। ब्रिगेडियर जॉन दलवी लिखते हैं कि लड़ाई के दौरान आर्मी कमांडर्स के बीच कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। एयर ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। कई बार गैर जरूरी सामान पहुंचा दिए जाते थे। आर्मी कमांडर्स को कोई ऑर्डर देने वाला नहीं था। मेडिकल फैसिलिटी का इंतजाम नहीं किया गया था। कॉल जब खुद नेफा गए तो कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत खराब हो गई। वो वापस दिल्ली चले आए और वहीं से लड़ाई को कमांड करने लगे। जयराम रमेश ने इसके लिए कॉल से ज्यादा नेहरू और मेनन को जिम्मेदार ठहराया है। He was given charge of operational command in NEFA, which then became Arunachal Pradesh, and that was a strategic blunder. That was a strategic blunder on the part of both the Prime Minister and the Defense Minister, because this would not have happened without their approval. Call goes there, falls ill, comes back to Delhi, is recuperating in Delhi, then goes back and stays for a day and takes General Harbakh Singh,
the great hero of 1965, is replaced. Call goes back, and then we have the retreat, and then we have the humiliation and Nefa. So Call, in many ways, was a wrong choice. But can you blame General Call? I don't blame him. I blame the Prime Minister and the Defense Minister. बिल्कुल, ये बात सही है। सबसे बड़ा दोष पंडित नेहरू और वीके मेनन का ही था। भारत की सरकार ने हार की वजहों को तलाशने के लिए एक कमीशन बनाया, हेंडरसन ब्रुक्स भगत कमीशन। हेंडरसन ब्रुक्स लेफ्टिनेंट जनरल थे, ऑस्ट्रेलियन थे, लेकिन बंटवारे के बाद इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे थे। उनके साथ थे ब्रिगेडियर पीएस भगत। भगत पहले इंडियन ऑफिसर थे जिन्हें वर्ल्ड वॉर II में विक्टोरिया क्रॉस मिला था। दोनों ने 2 जून 1963 को अपनी रिपोर्ट तब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सौंप दी थी, जिससे तब के डिफेंस मिनिस्टर वाईबी चौहान को दिया गया। तब से आज तक ये रिपोर्ट क्लासिफाइड ही है। नेविल मैक्सवेल ने इस रिपोर्ट को पढ़ा था और कुछ साल पहले उन्होंने इसके कुछ पार्ट्स ऑनलाइन पब्लिश भी किए थे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई थी। 2008 में तब के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी ने लोकसभा में कहा था कि यह रिपोर्ट आर्मी की इंटरनल रिपोर्ट है और बहुत सेंसिटिव है और ऑपरेशनल वैल्यू के हिसाब से आज भी महत्वपूर्ण है। हार की वजह जो भी हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि 1962 की हार लीडरशिप की हार थी, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की, जिसका घाव आज तक हरा है। आपको क्या लगता है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल यानी डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर नए वीडियो की जानकारी फौरन आप तक पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।